हाँ दोस्तों, आज हम जो फेज 9 का पेपर हुआ था 10 वाला उसको डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। और कैसे हम डबल रेशियोज वाले क्वेश्चंस को करेंगे। डीआई का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 99 की डिविजिबिलिटी है। तो इस टाइप से ना जो लेटेस्ट पैटर्न पे एवरेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। आ जाओ, ये जंबो बैच है, मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच है। जिन बच्चों का अभी मेंस के लिए ज्वाइन करना है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जिन बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देना है, जो नेक्स्ट सीजीएल देना है, उनके लिए फाउंडेशन बैच है, ये बैच ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बहुत बेसिक के साथ समझाई हैं और मैथ्स को जो देखने का, सोल्व करने का जो आपका नज़रिया है वो नज़रिया बदल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हैं एक रोम्बस के आकार के खेत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 146 है और एक डायगोनल 192 है, और ये पूछा है हेक्टर में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेक्टर क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे हमेशा, हेक्टर एक ऐसा स्क्वायर होता है, जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 100 मीटर। यानी यदि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है, उस खेत का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे 1 हेक्टर। ठीक है ना, 1 हेक्टर, ये याद रखोगे। तो ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000 स्क्वायर मीटर। ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, हेक्टेयर बन जाएगी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी टाइप से जब भी आप जैसे आर भी होता है, हेक्टेयर भी होता है, और जो वैल्यूज होते हैं ना उनको रिलेट करना सीखो। तो उससे क्या होगा, विजुअलाइज फॉर्म में जब आप सीखोगे तो वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि 10,000 था या 1,000 था या 1,00,000 था, समझ रहे हो, 10 की पावर 4 थी या 5 थी। इस टाइप के जो कन्फ्यूजन है उनको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है विजुअलाइज करना। हाउ, फिर बोलते हैं कि जो रोम्बस है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, और ये एक जो डायगोनल है ये कितना है, 192 का है, और जो साइड है वो 146 का है। ठीक है, रोम्बस में हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका हाफ कर देंगे 96। ठीक है, तो ये 96 हो गया। ये मान लिया हमने इतने, जो हाफ है ये x है और ये 146 है। इन तीनों पे पाइथागोरस लगा दें आप, हमारे पास 3 वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 146 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 242। क्या किया, 146 में 96 जोड़ना है। यदि 100 जोड़ देते, ठीक है ना, तो 246 हो जाता, लेकिन 4 कम जोड़ा है ना हमने, तो 4 कम कर दिया, 242। तब ये इतना फास्ट होता है, समझ रहे हो ना। जब आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पे वर्क करोगे तब ये कैलकुलेशन फास्ट होगी। अदरवाइज है ना, पेपर पूरा नहीं होगा एग्जाम में। और वो इसीलिए नहीं होता कि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, या उनको आप एग्जाम में उस टाइम पे सोच नहीं पाते हो। और फिर जब जो नए मेथड्स आप सीखते हो, कैलकुलेशन के हों चाहे कॉन्सेप्ट के हों, जब आप उन पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्जाम में क्या होता है, डर लग जाता है। जैसे मान लो आपने कोई भी मल्टीप्लाई करने का, सपोज ए और बी है और इनको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, लेकिन जो बच्चा उन पे प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो क्या करता है लास्ट में। ठीक है ना, आपने भी बहुत से सीखे होंगे बचपन से अभी तक, कोई ना कोई मेथड कैलकुलेशन का सीखा होगा, लेकिन मान लो आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है बहुत अच्छे से, जितनी होनी चाहिए थी, तो क्या करते हो, फिर भाग के कहाँ चले जाते हो, वही जो बचपन से सीखते हैं कि वाई को ए से, फिर वाई को बी से, फिर ए से, फिर एक्स को, ये ऐसे करने लग जाते हो ना। वो क्यों होता है, प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है वो प्रैक्टिस आप करते नहीं हो।
तो ये हमने डायरेक्ट बता सकते हैं। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखो 4 आगे बढ़े तब तो 100 आ गया, फिर 46 है 50 हो गए। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर की फॉर्म में है ये, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है। अब 2 इसको दे देते हैं अपन, तो 100 तो स्क्वायर होता है, 2 इसको दिया तो 121 इंटू 100 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ये तो 10 और ये 11, 11 गुणा 10 110। इसका मतलब जो x है ये कितना आ गया, 110 आ गया। जब अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है ना। जब, और ये भी मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे ना तो कुछ सेकंड्स में आएंगे आंसर। देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का हमें पता है ये विकर्ण हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 146 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करना है। ये 4 कम है तो 4 कम कर दिया 242, और डिफरेंस ये 4 आगे लेके गए 100 और ये 50। अब स्क्वायर की फॉर्म में तो ये तो स्क्वायर नहीं है, इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं 50 को, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है। 2 हमने इस 10 से निकाला तो ये 121 हो गया, हाफ कर दिया और ये डबल हो गया। क्लियर है, तो 110 हो गया। ये सब इतना मैंने लिख के समझा है, भी इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये स्टेप्स। क्लियर है, आ जाओ। अब हम इसको आगे देखते हैं। फिर हमने देखा कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ d1 और d2। d1 और d2 क्या है, डायगोनल्स है दोनों, तो हाफ d1 ये वैल्यू हमें पता है, देखो ये हाफ d1 ही तो 110, ठीक है ना। ये जो दूसरा विकर्ण था उसका हाफ ही तो है ये, ठीक है ना। तो अब साधारण बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे लिखता है हाफ, फिर इसको डबल करेगा, पहले डायगोनल फाइंड करना ना उसको, तो इसका डबल करेगा, कितना हो जाएगा 220, ठीक है। और फिर क्या करेगा, फिर आएगा हाफ 220 और 192। क्लियर है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपकी स्पीड इनहांस करेंगी। क्लियर है, हमें पता है यार कि हाफ d1 लेना है हमें, तो हाफ d1 तो 110 है, सीधा लिखो ना, ये लिखना ही नहीं था, 110 गुणा 192, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लीकेशन मैंने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। ये 2 लिखोगे, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 9 2 11 का 1 कैरी हो रहा है, 9 10 और 1 11 अगेन, ठीक है ना, और 1 कैरी हो रहा है, 1 और 1 2, 1 0 लगा दिया। अब ये हेक्टर में पूछा इसने, तो 4 डिजिट लग जाएंगे, 1 2 3 4, 2.112, 2.112। इसको बहुत ध्यान से मार्क करना है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में, जैसे मान लो ये था 1121, इसको मार्क करके चले जाते हो, ये नहीं होना चाहिए, बहुत कॉन्सनट्रेट होके हमें आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं पूरे कोर्स के दौरान पूरा यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँगा कि वो जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपके माइंड में लगातार चलने चाहिए, तभी वो स्पीड अचीव की जा सकती है। अदरवाइज आप स्पीड के लिए है ना हमेशा परेशान होते रहोगे, और क्या सोचोगे कि कोई जादू हो जाए, ठीक है ना, पता नहीं कौन क्या जादू करवा दे, जादू सिखा दे, ऐसा कुछ नहीं होना है। लगातार जब आप अपने मैथ्स को देखने की नज़रिए को बदलते चलोगे ना, तब आपकी स्पीड आनी है। चलें आगे, क्लियर है ये, ठीक है, आ जाओ। ये पाई चार्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोलता है पाई चार्ट में जो PQRST में एग्ज़ाम में बैठे हैं उनका डिग्री से दे रखा है, टोटल 3000 बच्चे हैं। फिर ये बोला है कि SOT से एग्ज़ाम में बैठने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो 11 12 5 4 है। SOT, S में बॉयज़ और गर्ल्स 11 और 12 है, और इसमें 5 और 4 है बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है। और आगे क्या बोला, ये SOT से एग्ज़ाम देने वाले लड़कों की कुल संख्या और इन दोनों से उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या के बीच का डिफरेंस बताना है। SOT पे बात कर रहे हैं। अब हमें इसका मैं ये आपका नोट्स में लेके जाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ।
आपको अपने जहाँ भी आपने नोट्स बनाए ना उसमें ये ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ देखो क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इसने क्या पूछा है हमसे कि ये बोलता है कि यहाँ जो टोटल बॉयज़ हैं, ठीक है ना, टोटल बॉयज़ कितने हैं, इधर से तो 5 आ रहे हैं और इधर से 11 आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। और फिर टोटल जो गर्ल्स हैं, इधर से 12 हैं, इधर से 4 हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड करके देखें तो जो डिफरेंस है वो बता दो आप। तो सारी की सारी चीज़ें जो है, हम दो तरीके हैं। पहला कि हम इनको डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट करें, हमारे पास 3000 है टोटल, 3000 बच्चे हैं, तो इसको कन्वर्ट करें, फिर इसको कन्वर्ट करें, फिर इनको रेशो में अलग अलग फाइंड करें, 11% और 11 और 12 के रेशो में, फिर इधर 5 और 4 के रेशो में करें, फिर इस 11 को यहाँ जो वैल्यू आए इसको इस 5 के साथ ऐड कर दें, फिर 12 को 4 के साथ ऐड कर दें, टोटल बॉयज़ मिल गए, टोटल गर्ल्स मिल गई, फिर उनको घटा दें। ये तो है आपको जो बुक्स में मेथड मिलता है, और एक साधारण बच्चा ऐसे ही सोचता है, उसकी गलती नहीं है यार, ठीक है ना। साधारण बच्चे का मतलब है साधारण सोच वाला बच्चा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ही पढ़ा है, क्लियर है। और ज़्यादातर पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हैं। अब इस यहाँ पे जो जब मैं बोलता हूँ ना कॉन्सेप्ट का पावर, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट का पावर का मतलब समझना। कॉन्सेप्ट के पावर का मतलब है कि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो रास्ता है वो क्या है, ताकि हम जो मिडिल स्टेप्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें। तभी मैंने ना इसको नोट्स में बोला है। और मैंने डीआई की कई क्लासेज यूट्यूब पे ली हुई हैं, वो क्लासेज आप ज़रूर देखोगे, वहाँ भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, समझना। जब हमें पता है कि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स है, उनका डिफरेंस निकाल लें। इन दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स में से कौन ज़्यादा है? यहाँ गर्ल्स ज़्यादा हैं, ये तो 11 हैं बॉयज़ और गर्ल्स 12 हैं, तो यहाँ गर्ल्स ज़्यादा हैं। और इधर देखेंगे तो बॉयज़ ज़्यादा हैं। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस हम ये निकालें ना शुरू में कि कौन ज़्यादा है, ठीक है। समझना आप ध्यान से, देखो यहाँ मान लो 23 बच्चे हैं टोटल, तो लड़कियाँ एक लड़की ज़्यादा है इसमें, तो 1। 23 में से एक लड़की ज़्यादा है, तो 82.8 में कितनी लड़कियां ज़्यादा होंगी? डिग्री में ही कर रहे हैं अपन, फाइनली सबसे लास्ट में जाके कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। 23 3 हो गए और 69 13 6, तो 3.6 डिग्री। इसका मतलब है जो एस में 3.6 डिग्री लड़कियां ज़्यादा हैं, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब इसमें कन्वर्ट कर दो, इसमें 9 हो गया, तो 30 और 24, 30 डिग्री तो लड़के हैं और 24 डिग्री लड़के हैं, तो 6 डिग्री लड़के ज़्यादा हैं। ओवरऑल क्या हुआ हमारे पास? ये जो था इसमें तो 3.6 डिग्री लड़कियां ज़्यादा हैं और इसमें 6 डिग्री लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल लड़के ज़्यादा हो गए, कितने? 2.4 डिग्री, ठीक है, 2.4 डिग्री लड़के ज़्यादा हैं। कहाँ? एस से टी में दोनों को जब अपन बात करेंगे तो टोटल 2.4 डिग्री लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये कितने में से? 360 में से हैं, तो 3000 में से वो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लो 3000 के लिए। 1 0, ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये 5, ये 6 और ये 4, 4 गुना 5 20, ठीक है ना, 20। हटाओ, मैं इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ, आओ समझते हैं, ठीक है। ये बोलता है, ये आपके नोट्स में जाना चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको आप देखोगे ये लगातार आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि इसमें 11x बॉयज़ हैं और 12x गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर इधर ये बोल रहा है कि इसमें 5y बॉयज़ हैं और 4y गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर इसने हमें फाइंड करना है कि टोटल बॉयज़ कितने हो गए? 11x प्लस 5y, ये बॉयज़, और टोटल गर्ल्स कितनी होगी? 12x माइनस 12x प्लस 4y, ये गर्ल्स होगी। अब एक तरीका क्या है कि हम इनको सबको एब्सोल्यूट वैल्यू में काउंट करना शुरू कर दें। अभी हम ये वैल्यू फाइंड करें सबसे पहले, वो तो अच्छे से समझना। सबसे पहले अपन ये वैल्यू फाइंड करें, 82.8 डिग्री
कितने में से, 360 डिग्री में से, और 3000 है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एस में टोटल गर्ल्स और बॉयज दोनों का सम, यानी टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इनका नंबर मिल जाएगा, नंबर आ गए। ठीक है, अब फिर इस वैल्यू को, ठीक है ना, जो नंबर आएगा उस नंबर को चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये तरीका है, कैलकुलेट करके देख लेना। जो हमें टोटल नंबर आ गए, फिर हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये 54 डिग्री है 360 में से, और 3000 में से, ये हमें टोटल नंबर आ जाएगा। फिर इसको हम बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करेंगे, इसको बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करेंगे, फिर बॉयज़ को जोड़ देंगे, गर्ल्स को जोड़ देंगे। क्लियर है, और फिर उनका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो, हमने देखा कि क्यों ना हम इन दोनों को यहीं पे देख लें। ये इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ, 11x माइनस 12x, ठीक है ना, ये आ गया, फिर प्लस 5y माइनस 4y। क्लियर है, यानी हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें और फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें। क्लियर है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो इन दोनों का जब डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो नहीं, ये यहीं पे आ जाएगा ना, जो हाँ, कि यहाँ पे कौन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 12x ये माइनस है, इसका मतलब जो लड़कियाँ हैं वो लड़के और लड़कियाँ, देखो ये बॉयज़ है, ये भी बॉयज़ हैं, ये दोनों अलग अलग के हैं ना, और ये गर्ल्स हैं और ये गर्ल्स हैं। तो हमने देखा कि जो एस में बॉयज़ और गर्ल्स में कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है। ठीक है ना, गर्ल्स ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है गर्ल्स, यदि टोटल 23 स्टूडेंट हैं तो एक लड़की ज़्यादा है। अब डिग्री में करें, डिग्री में चलने देते हैं ना, 82.8 डिग्री, तो ये हमने देखा कितना आया था, 3.6 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 3.6 डिग्री लड़कियाँ ज़्यादा हैं। डिग्री में कैलकुलेट कर लिया ना। इधर हमने ये भी देखा, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री और 24 डिग्री, तो 6 डिग्री बॉयज ज़्यादा है। ठीक है, 6 डिग्री बॉयज ज़्यादा है। और ओवरऑल देखा तो यहाँ तो लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो इसको माइनस कर दिया है, तो टोटल 2.4 डिग्री बॉयज ज़्यादा है 360 पे 20, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल परफेक्शन में आ जाओगे, आपको कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी देखते हैं एक बार। फाइनली इसको क्या करना था, इतना है, इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ कितनी ज़्यादा हैं, टोटल 23 बच्चे हैं तो एक लड़की ज़्यादा है। टोटल 82.8 लड़के या टोटल स्टूडेंट्स हैं तो कितने ज़्यादा हो जाएंगी, लड़कियाँ ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है ना, ये एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है, तो 3.6 डिग्री लड़कियाँ ज़्यादा है। इधर हमने देखा कि 6 डिग्री लड़के ज़्यादा है, तो ओवरऑल 2.4 डिग्री लड़के ज़्यादा हैं, 2.4। ठीक है, 360 का, तो 3000 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये इतना टाइम लगना था। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट को समझने में आपको टाइम देना है, इसके नोट्स बनाने में टाइम देना है, फिर उसको रिवाइज करने में टाइम देना है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठो ना, तब टाइम ना लगे। एक ग्रीक की कहावत है कि जो शांति के टाइम, ठीक है ना, जब पीस का टाइम होता है, जब जो देश, जो सैनिक, जो आर्मी जितना ज्यादा पसीना बहाती है, उसे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। समझ रहे हो, तो ये यहां पे क्या समझना है कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने में, नोट्स बनाने में जितना ज्यादा टाइम लगाता है, उनको रिवीजन करने में जो टाइम लगाता है, उसको एग्जाम में उतना ही कम टाइम में सोल्व हो जाएगा, उसका खून उतना ही कम बहेगा एग्जाम में। खून क्या है यहाँ, टाइम ही तो है। एग्जाम में जो आपका टाइम जा रहा है वही खून है, जो उस खून को बचा लेता है वो जीत जाता है। चले आगे। ठीक है, ये आ जाओ, ये मैम की क्लासेज हैं।
जो स्पोर्टिंग एरर की बेस्ट क्लास है, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, न्यून क्लासेस पे। इसकी 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करो, सही के क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स बनाओ, और जितने आपके रूल्स हैं ना वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। ऐसे ही ये क्लास हो रही है 24 आवर्स की वोकैब की, किसी भी एग्ज़ाम के से पहले रिवीजन के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉलो कर लो आप हमें। ये मैम की बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स हैं। आगे चलते हैं। 9 अंकों की कोई संख्या है 609 A5 B9 C9, 99 से डिविजिबल है तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ। 99 से जो डिविजिबिलिटी है, दो दो डिजिट के पेयर बनाते चलते हैं और इन सब का सम 99 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 99 से डिविजिबल होने के लिए 99, 198, 297 ये सम बनना चाहिए। इन सबको जोड़ दे तो चलो जोड़ दो। 6 और 9 15, 15 और ये 5 20, 20 और 9 9 9 18, 38, 38 का जो 8 आ जाएगा और 3 कैरी हो गया। अब ठीक है ना, 3 कैरी हो गया। अब जो 2 डिजिट में यहाँ तो बचा है, जो 10th डिजिट है 0, फिर A B और C, यानी 3 कैरी है और A प्लस B प्लस C, इनका सम कितना होना चाहिए? इनका सम यहाँ 8 आ रहा है, इसका मतलब 198 होना चाहिए। तो 3 हमारे पास कैरी आ गया, तो A प्लस B प्लस C कितना होना चाहिए? 16। हटा। और इसको मैंने डिटेल में एक क्लास 99 की डिविजिबिलिटी में बता भी दिया है, वो भी देख लेना एक बार। आओ, 4 अंकों की संख्या है X9 to X, 36 से डिविजिबल है, और 7 अंकों की संख्या है ये 11 से डिविजिबल है। तो Y प्लस जेड के मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2X प्लस Y प्लस जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो X9 to X ये 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और 9 से डिविजिबल है तो इन दोनों को जोड़ें, ठीक है। और ये इवन भी होना चाहिए। तो 18 9 का भाग 9 में 9, इनका सम 2 प्लस x, इनका सम या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 2 है तो ये 7, इन दोनों का सम 7 नहीं हो सकता, तो दोनों का सम 16 कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 वाली। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 8, और ये भी 8, और 2x बोला तो ये हो गया 16, ठीक है। अब ये जो दूसरे इसमें इसने बोला कि अधिकतम वैल्यू के लिए, अधिकतम मान के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें ये अच्छा बनाया इसने कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको y प्लस जेड की। तो लिखते हैं, देखो Y56909 Z04, ये 11 से डिविजिबल है। 11 के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, 2 डिजिट वाला, ये भी मैं समझा के जा चुका हूँ पहले, ठीक है। अब 11 के लिए जब हम इन सबको 2 डिजिट को पेयर बना लिए और इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब 56 में 11 का भाग दिया तो 1 से इस पे लगेगा, तो इस 56 को ध्यान से समझना, इस 56 को ना अपन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इस 56 की जगह 1 रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डिजिट सम में हम 9 को काउंट नहीं करते, वैसे ही इस कॉन्सेप्ट में हम 11 के किसी मल्टीपल को काउंट नहीं करते, ठीक है, उसको हटा देते हैं। तो हमने यहाँ से 55 हटा दिया तो 1 बचा, अब जोड़ देते हैं। 1 और 4 5 हो गए, 059Z, और ये 0 लगा देते हैं इसके आगे, तो 0Y। ये सब क्या, इन तीनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए? 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इधर ये वैल्यू आ रही है 9, ये तो 0 0 हो गया 9। अब Y और Z की वैल्यू क्या हो सकती है? एक वैल्यू तो 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 5 और 4 9, इसका मतलब है Y और Z की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। लेकिन ये बोला कि मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। और Y प्लस जेड इन दोनों की अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9 और 9, ये 9 और 9 हो सकता है क्योंकि डिजिट है और जो सबसे बड़ी डिजिट है वो 9 है। इसका मतलब दोनों का जो सम है वो मैक्सिमम 18 तक जा सकता है, ठीक है ना। दोनों का सम मैक्सिमम 18 तक जा सकता है। अब इसके आगे चलें। यदि किसी संख्या में, ध्यान से समझना आर्ग्यूमेंट को, यदि किसी संख्या में कोई भी संख्या ले लो आप, मान लिया ये 99 है, इसमें 11 का भाग जाता है, तो इसके बाद जो आगे वाली संख्या है ना
वो 11 ऐड करने पर हमें मिलेगी। तो कितनी हो जाएगी 110। इसके बाद आगे वाली संख्या 11 ऐड करने पर मिलेगी। ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। मान लिया कोई भी एक संख्या है, ठीक है, मान लो 525 ही है सपोज, ये कोई एक संख्या है x, इसमें 525 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो अगली संख्या आएगी वो x प्लस 525 होगी और जिसमें 525 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, जिसमें 11 का भाग जाएगा, इसमें 11 ऐड कर दें तो 4 और 11 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है z और y की वो 15 होगी। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता ना तो ये इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने अपने कोर्स में पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को जो नंबर लाइन पे, नंबर सिस्टम में ना नंबर लाइन पे समझाया है। यहाँ तो चलो बहुत से बच्चे नए होते हैं ना, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, दोबारा बता रहा हूँ। अदरवाइज डायरेक्ट पता होता है कि x कि यहाँ से z और y की वैल्यू यदि 4 आ गई है तो जो अगली वैल्यू होगी वो 11 होगी, ये 11 ऐड करने पे मिलेगी 15। अब आप बताओ कि जो नेक्स्ट वैल्यू है y और z की वो क्या होगी जब इसमें पूरा भाग चला जाए, वो इसमें 11 ऐड कर दो 26 होगी। ठीक है ना? लेकिन हमें पता है कि y और z की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है। क्यों? दोनों डिजिट हैं सिंगल सिंगल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो y और z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 15। 2x 16 था, 16 और 15 31 आंसर। क्लियर है? यहां से स्पीड आनी है। ठीक है ना? ऐसे एक एक वैल्यू को चेक करके आंसर नहीं दिए जाते। आएगा आप एग्जाम में कि इसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी और वैल्यू पुट करे जा रहे हो कि ये वैल्यू, ऐसे आंसर नहीं होते। क्लियर है पॉइंट? है एक बार दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये बोलता है 0 5 9z और 0 y, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है और ये 9 हो गया। तो इसके बाद सबसे पहले तो हमें पता है कि ये ऐसी दो अंकों की संख्या क्या है जिसमें इकाई का अंक, ये दहाई वाला अंक तो 9 हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 ही आएगा। 99 में भाग जाता है तो ये 9 ही होगा। इसका मतलब z प्लस y का जो सम है, इन दोनों का सम, वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यदि अपन इसको कैट लेवल पे लेके जाएं, ठीक है ना, तो हम ये भी वैल्यू ये भी पूछ सकता है वो कि ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं। जैसे ये इनके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये 3, ये 2 और ये 2। फिर इसको रिवर्स कर दे, ये 3, ये 1, ये 4 और ये 0। ठीक है? तो इस टाइप से एक लेवल और आगे ले जाता तो ये कैट का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन अभी एसएससी इतना आगे नहीं गया है। ठीक है? अब दूसरा बोलता है कि नहीं ये मैक्सिमम वैल्यू बताओ आप तो इनकी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या, इसके बाद यदि हम इसमें 11 और ऐड कर दें, ठीक है ना, 11 ऐड कर दें तो ये वैल्यू बनती है 15। 15 पे भी इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये 0 5 15 करना है ना, तो कोई भी वैल्यू ले लें अपन, रैंडम 7 और 8 ले लिया। चलो ये 9 7, z की वैल्यू 7 ले ली और y की वैल्यू 8 ले ली। अब देखो क्या बनेगा, 8 और 7 15, 5 20, 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा, 9 और 2 11, 110 हो गए। ठीक है? अब क्लियर है? तो जब भी आपको किसी संख्या में, आज अभी कोई मान लो एक नंबर पता है जिसमें उस संख्या का भाग जाता है, तो जो अगली नंबर आएगा, अगला संख्या आएगा, वो क्या आएगा, वो ऐड करने पर ही आ जाएगा। जैसे मैं इसको जनरलाइज नंबर लाइन पे ले रहा हूँ, कोई नंबर है n, यदि ये x से पूरा पूरा डिविजिबल है तो जो अगला नंबर आएगा जो x से पूरी तरह डिविजिबल होगा वो n प्लस x होगा। ठीक है? तो हमें यहाँ 11 के लिए चेक करना था x, ये y और z की वैल्यू, इन दोनों का जो सम है y प्लस z, यदि 4 है और 11 का भाग चला गया तो y और z की जो अगली वैल्यू है वो 11 बढ़ाने पे मिल जाएगी 15। ठीक है? अब डायरेक्ट यहाँ जोड़ दो 15 और 16। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आपके नोट्स में लेके जाना है भाई, तब ये चीज़ें जुड़ेंगी। और जब आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे ना तब ये आपकी होंगी। अदरवाइज तो क्या ये मेरी हैं, या आप जहाँ से भी जो भी पढ़ते हो और आप नोट्स नहीं बनाते, उनको रिवाइज नहीं करते, तो वो चीज़ें आपकी हुई नहीं ना। क्लियर है? वो चीज़ें आपकी नहीं हुई, किसकी रही? जो आप पढ़ाने वाला था उसकी रही। वो तो आपको अपनी बनाने के लिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवाइज करना है। चलो, ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है और
सी की इनकम, ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है उसके 30% से, यानी ए और बी का टोटल का 30% है, उसका 40% ज़्यादा है, तो सी ए से कितना ज़्यादा है? चलो देख लेते हैं। ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है, इसका जो 30% है, उस 30% से 40% ज़्यादा, ठीक है ना, 40% ज़्यादा कौन है? सी है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, चलो कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक डेसिमल ही लगाना पड़े। तो 16 3 48 और इंटू 14, 48 इंटू 14 यानी 10 के लिए तो आ गया 48 इंटू 14 है, ठीक है। तो 10 के लिए 480 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 48 यानी 192 हो गया। 48 50 से 2 कम है, 4 बार करते 50 होता तो 200 हो जाते, लेकिन 2 गुणा 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार 8 कम हो जाएगा 192, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 ये 7, एक कैरी चला गया 6, तो 67.2, ठीक है। ये सी की वैल्यू आ गई। सी कितना ज़्यादा है? 7.2 ज़्यादा, कितने पर? 60 पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 6 72, 12%। ए बी को 20% प्रॉफिट पर एक वस्तु बेचता है, बी से 15% लॉस पर सी को बेचता है, सी से 25% प्रॉफिट पर डी को बेचता है। यदि ए और सी के प्रॉफिट के बीच डिफरेंस 132 है तो बी ने x रुपए में खरीदा था, बी का क्रय मूल्य बताऊं, ठीक है ना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू देखनी है। ए ने 100 में खरीदा था तो इसको 120 में बेच दिया, फिर इसने 15% हानि पे, 120 का 15% है, 120 का 15%, 15 गुणा 12, 180, 18 रुपये हो गया। तो 18 रुपये कम कर दो, 102 पे बेच दिया। अब इसने 25% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, तो इसका 25% निकाल दो। 100 रुपये होता तो 25 होता, 2 का 25 यानी 0.5 और है, तो 25.5 का प्रॉफिट हो गया। इसको 25.5 का प्रॉफिट है, और इसका प्रॉफिट कितना? 20 रुपये का। अब ये बोलते हैं कि सी का जो प्रॉफिट है और ए का जो प्रॉफिट है उनका डिफरेंस 132 रुपये है, लेकिन हमने देखा कि हमारे अकॉर्डिंग तो ए का और जो सी का प्रॉफिट है उसका डिफरेंस 5.5 ही तो है, ये रहा, ठीक है। यदि अब आर्यन रेशो लगा रहा हूं, यदि ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 5.5 है, ठीक है ना, तो बी ने कितने में खरीदा? 120 में। लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई साहब, एक्चुअल में प्रॉफिट का डिफरेंस तो 132 है, तो बताओ कितने में खरीदा? ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, ये हटा देंगे, ये 0 आ गया, फिर 11 से कर देंगे तो ये 5 हो गया, और ये 12 हो गया, ये कर दो 24, ठीक है, और 120। तो 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर 144 का डबल कर दें, 288 और एक 0 लगा दो, 288 और एक 0। क्या किया? 120 गुणा 24 था, ठीक है। तो आप कितने तरीके हैं, ठीक है, 12 गुणा 2 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर दिया, 144 का डबल कर दिया। और वैसे तो 12 पे था तो ये वैसे भी कर सकते थे, 240 प्लस से 48, 288 ऐसे भी देख सकते थे। ये नेचुरल होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में जो चीज़ आ जाए वो अप्लाई कर दो, 0 को हमेशा अलग रख लो। यस, ये 24 घंटे की एक क्लास है, पूरे मैथ्स का निचोड़ है, और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो मैथ्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और उनको नोट्स बनाते चलो, ठीक है। पूरे मैथ्स का निचोड़ है ये। आज एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का प्रॉफिट कमाता है। यदि विक्रय मूल्य में 90 रुपये की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यदि वो उसको 120 में बेचे, यानी 20% प्रॉफिट में बेचे। मान लिया वो ये एसपी है 100 रुपये, उसने बेचा नहीं
सीपी है। 100 रुपये में खरीदा और उसने जब सबसे पहले 129 में बेचा तो 29% का प्रॉफिट। फिर बोलता है कि यदि वो उस विक्रय मूल्य में 90 रुपये का इंक्रीज कर दे तो प्रॉफिट 137% बढ़ जाता है। तो हमें दूसरा प्रॉफिट कितना है, 137% के लिए 137 में बेचेगा। तो हमने देखा कि भाई इसने कितना बढ़ाया, 8 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, 8 रुपये इसने बढ़ा दिए, आर्यन रेशो लगा देंगे बाद में। अब वो बोलते हैं कि यदि वो उसको 20% के प्रॉफिट पर ही बेचता, ठीक है ना, यानी वो उसको 120 में ही बेचता तो क्या था, ये SP3 ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब आर्यन रेशो लगा दें कि उसने, हमने जो वैल्यू बनाई उसमें क्या किया, उसने 8 रुपये बढ़ाए और 120 रुपये पूछा है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, उसने कितना बढ़ाया था, 90 रुपये बढ़ाया था। 90 रुपये बढ़ाया तो ये वैल्यू बताओ, 15 8 120, 15 9 135, 1350। चलो, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1000 रुपये है, अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक डिस्काउंट के बाद, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि 1000 रुपये मार्क प्राइस था और इसके बाद उसने 3 डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, और 3 डिस्काउंट देने के बाद उसने 712.89 में बेच दिया। ये बोल रहे हैं एक डिस्काउंट 10% का है, बाकी 2 x% के। तो यहाँ पे जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपन जैसे x 10% और x%, यदि ऐसा करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम 10% और x% करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हम इसको पहले x% डिस्काउंट दें, फिर x% डिस्काउंट दें और सबसे लास्ट में 10% डिस्काउंट दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सक्सेसिव है तो आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10% दे रखा है एक डिस्काउंट, तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन ले लें, 10% डिस्काउंट कर दें इसमें। तो पहला डिस्काउंट 10% मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 900 रुपये के बाद 2 डिस्काउंट दे के इसने 712.89 में बेचा है। अब कितना प्रतिशत कम कर दिया इसने, ये तो हमें फाइंड करना है। 2 बार में देखें तो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डेसिमल हटाते हैं, चलो, तो 2 0 आ गए। अब दोनों में 9 से देखें क्या, हाँ, इसका डिजिट सम 9 हो रहा है, इसका मतलब 9 से कैंसिल आउट भी कर दो, तो ये तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 63 और 72 9 8 72 और 72 ही बचा ना, नहीं कितना, 82 9 9 81, एक रिमाइंडर रह जाएगा, फिर 9 2 18 और 1। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू देख लो, ठीक है ना, ये 10,000 का कोई आर्टिकल था अभी फाइनली सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए, और वो 7921 में बिका है। अब यदि ये वैल्यू आपको ध्यान है, ठीक है ना, ये वैल्यू यदि आपको ध्यान है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, अदरवाइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज़ 2 डिस्काउंट है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये तो 100 का स्क्वायर है। अब ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर है, और जो वैल्यूज हैं वो भी इंटीजर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, लास्ट में कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का कोई रोल है इसमें, 21 आ रहा है तो 11 के स्क्वायर में तो 21 आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर्स वाला एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, लास्ट 2 डिजिट्स पे बेस्ड जो स्क्वायर का रूल था। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। ठीक है, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। x का स्क्वायर 50 माइनस एक्स का स्क्वायर 50 प्लस x का स्क्वायर और 100 माइनस x का स्क्वायर, इन सब की जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 11 रखूँ तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना, फिर 50 माइनस x यानी 39, 39 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, 39 का स्क्वायर 1600 और 1521, ठीक है, और 50 प्लस x यानी 61 का स्क्वायर 36 और 121 3721,
और फिर 100 माइनस एक्स यानी 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर 7921। तो ये जो है ये 89 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको ऐसे हिंट दे देगा। ये आपके नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए बहुत अच्छे से। इसका मतलब ही 100 से 89 बना और फिर अगेन 100 से 89 बना, तो 11% का डिस्काउंट है। क्लियर है? आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रटने हैं, रटने नहीं है। जैसे ये अब आप, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ 11 के स्क्वायर और इन कॉन्सेप्ट के साथ जब आप देखोगे तो आपको जब एग्जाम में कोई वैल्यू आएंगी ना, तो आपका माइंड फटाफट देख लेगा कि यार ये उसका स्क्वायर है। ठीक है ना, तो क्या करना है, एक पेज पे अच्छे से टेबल बनानी है 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स की, और उनको दिन में कभी घूमते फिरते देख लेना है, बस रटना नहीं है। वो अपने आप माइंड बता देगा कि किसका स्क्वायर है। 7921 89 का स्क्वायर है। चलो, ये बोलता है कि एक धनराशि 15% वर्ष की दर से 4 साल में 11,520 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज है ये। ठीक है, और यदि 8 मासिक की दर पर 8 मासिक समान राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी कंपाउंड पे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि वो राशि है कितनी। 15% है 4 साल के लिए, तो 60% बढ़ गया पैसा। तो यदि हमारे पास 100 रुपये थे तो वो अब 160 रुपये हो गए। ठीक है, तो x था वो कितना हो जाएगा 11,520। हटाओ इसको, ये 16,7 112, 16,7 112 और 32 16 दूनी 32, 10 ये रहा 7200। इसका मतलब वो जो पैसा था वो 7200 रुपये था, जो कि 15% की दर से 4 साल में 11,520 हो गए। क्लियर? अब इसको 8 महीने की 3 किस्त हो जाएंगी 2 साल में। ठीक है ना, 2 साल मतलब 24 मंथ्स है। तो एक 8 महीने का टाइम पीरियड, दूसरा अगला 8 महीने का टाइम पीरियड और तीसरा अगला 8 महीने का टाइम पीरियड। 8 महीने के लिए यानी 3 टाइम पीरियड हो गए, और 15% की दर है। 15% की रेट कब लगती, 15% कब लगता 12 महीने के लिए। ठीक है ना, तो 8 महीने के लिए कितना लगेगा, 3 हिस्से कर दिए, 4 महीने 8 महीने और 12 महीने, तो रेट के भी 3 हिस्से कर लो। रेट के 3 हिस्से कितने हो जाएंगे, 5%, 10% और 15%। क्लियर है? तो 8 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी 10%। तो 10% की रेट से 3 टाइम पीरियड हो गए, और 7200 रुपये के लिए हमें कंपाउंड नहीं, हमें पूरा वैल्यू बतानी है, जो अमाउंट है उसी की वैल्यू बतानी है। तो सोल्व कर दो, 7200 और 10% है ना, 11/10 11/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से। 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 2662 इंटू 7 के लिए 7 और 21, 2 कैरी हो गया, 23, 2 कैरी हो गया 9, तो 957, ये इधर से ले लो ना, एक कैरी भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9583.2, 9583.2 ये हो जाएगा। अब देखो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनको बहुत ध्यान से आपको मार्क करना है। ये सिली मिस्टेक करवा देते हैं, 9538 और 9583, जल्दबाजी में ना पता नहीं चलता। तो बहुत कॉन्सनट्रेट होकर आपको इस टाइप के जो ऑप्शन हैं उनको डील करना है, इसीलिए बनाता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोलते हैं एक ऑफिस है ए और बी, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो रेशियो वो 2 और 3 का है। ए और बी में महिला का कर्मचारियों का अनुपात 1 और 2 है। ए में महिलाओं का अनुपात और ए के कुल एम्प्लॉयज़ 1 और 3 के रेशियो में है। ए और बी में पुरुष का रेशियो बताना है। इसको मैं एक अलग से क्लास में भी समझा चुका हूँ, डबल रेशियो वाली क्लास में भी, एक बार दोबारा भी देख लो आप। ठीक है, हमें क्या करना है, हमेशा ये इस टाइप, ये तो मैं बना रहा हूँ, आगे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, ये 2 ऑफिस हो गए, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ये टोटल हो गए, ये भी टोटल हो गए। अब इसमें एक लेवल और आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये बोला कि जो टोटल हैं वो 2 और 3 के रेशियो में, फिर जो फीमेल हैं वो 1 और 2 के रेशियो में है, और फिर ये बोला
कि जो मेल और जो ए में जो फीमेल हैं वो टोटल के साथ 1 और 3 का रेशियो, इसका मतलब ये 1 है और टोटल 3 है, तो मेल कितने 2 हो गए ना, मेल 2 हो गए, तभी तो टोटल मिला के 3 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रेशियो बन गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, इसको हम 20 रख दें तो ये 10 हो जाएगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। 2x 30 है तो 3x कितना हो जाएगा 45, ये 2y है, ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा 20, ये टोटल 45 हैं, 20 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे 25। ये बोलता है कि मेल का रेशियो बताओ 20 और 25 का, 4 और 5। ठीक है, इसके लिए मैंने एक क्लास और रखी है, उसमें आप और डिटेल में देख सकते हो। ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है। 4 साल पहले 5 और 7 था, 4 साल बाद कितना होगा, तो पहले कितना था 5 और 7, अब कितना है 3 और 4, और 4 साल बाद कितना होगा, ये भी 4 ईयर्स है और ये आगे भी 4 ईयर्स है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये पहले का रेशियो था, 4 साल पहले का था, तो जो अब है मान लो 5 साल और 7 साल के थे, तो अब 4 साल बाद तो और बढ़े ना, इसका मतलब इस रेशियो को हमेशा इससे बड़ा बनाना है। बड़ा बनाए तो डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, इस टाइप से आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, 6 और 8 हो गया। अब देखो ये 1 साल बढ़ा और ये भी 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है। ठीक है ना, तो अगला 4 साल के लिए भी 1 यूनिट बढ़ा देंगे, 8 का बजाय क्या हो जाएगा 9, और 6 का क्या हो जाएगा 7, 7 और 9 का। ठीक है, 7 और 9। आगे देखो, 27 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 66.6 है, अंतिम 14 संख्याओं का औसत 52.4 है। तो जो 14 संख्या यदि हम उसको हटा दें तो शेष का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको इसको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और एवरेज के लिए एक क्वेश्चन और आएगा, इसको भी करते हैं। और ये ठीक है ना, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन हैं अभी लेटेस्ट पैटर्न के, वो सारे मैंने इस क्लास में करवाए और जो पिछले सालों के थे वो भी करवाए। टोटल ये लगभग 15 घंटे की क्लास है। इसको आपको देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ इसको समझते हैं। ये है हो क्या रहा है, ये बोलता है कि टोटल हमारे पास 27 संख्याएं हैं और उन 27 संख्याओं का जो एवरेज है वो 58 है। ठीक है, ये 27 नंबर्स हैं, इन सब का एवरेज 58 है। फिर कुछ संख्याएं हैं जो जिनका एवरेज 66.6 है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो पहली, ठीक है ना, फर्स्ट 14 है उनका एवरेज ज़्यादा, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 66.6 है। ठीक है, और जो लास्ट 14 है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 52.4 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो टोटल पहली 14 और लास्ट 14 टोटल देखें तो 28 होगी। ठीक है, और थी कितनी 27। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है, जो 14th नंबर है, वो कॉमन है दोनों में। क्लियर, तो उसके लिए देखो क्या करना है, ये से कितना ज़्यादा है, ये गैप कितना ज़्यादा है, ये 8.6 ज़्यादा है, और 14 नंबर है तो हर एक नंबर 8.6 ज़्यादा है। इधर पीछे चलो, ये कितना कम है, कितना कम है, ये 5.6 कम है। ठीक है, तो ये तो कमी होगी। अब ओवरऑल क्या होगा सर, वो देखते हैं। इन संख्याओं ने, जो लास्ट वाला ग्रुप था, इन्होंने इसको 5.6 कम किया और इधर इन्होंने क्या किया 8.6 बढ़ा दिया। तो ओवरऑल क्या असर हुआ, दोनों तरफ नंबर भी बराबर है, 14 वो है 14 ये है। ठीक है, तो ओवरऑल असर क्या होगा, +3 हो गया। कितने संख्याओं के लिए 14, तो +42। जो 14th नंबर है जो कॉमन है दोनों ग्रुप्स में, वो इस एवरेज से 58 से, इस 58 एवरेज से 42 ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर कितना है 42 ऐड कर दो 100। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, कई बार तो वो यही पूछ लेगा सिंपल कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो वो 100 है। क्लियर है, हमसे पूछा है कि जो बचे हुआ नंबर है, इस नंबर को हम हटा दें तो जो बचा हुआ है उसका एवरेज क्या होगा। अब जो 14th नंबर था उसने क्या किया, वो अपना खुद का हिस्सा तो लेके ही गया 58, तो
यदि 14th नंबर केवल अपना हिस्सा लेके चला जाता, 14th नंबर केवल और केवल अपना हिस्सा 58 लेके चला जाता तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये तो ज्यादा लेके चला गया, 42 ज्यादा ले गया, तो 42 की कमी होगी ग्रुप में, वो कमी सब में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो 42 की जो कमी थी वो कमी सभी कितने रह गए, अब 26 हो रह गए, सभी में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 13 का भाग दे दो, 1 13 हो गया, कितना बचा 8, तो 80 में 13 78, 1.6 की कमी कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 56.4। क्लियर है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और नोट्स बनाने हैं। और जो एवरेज वाली क्लास है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सारा एवरेज कवर हो जाएगा आपका। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है ना मेंस तक का, वो मैंने उसमें कवर करवा दिए सेम इसी आर्गुमेंट्स के साथ। क्लियर है, ये जो ज़्यादा है 14 नंबर वो ये हैं, कम वाले हैं वो इतना कम है, इन दोनों का गैप लिया तो प्लस का 3 आ गया। इसका मतलब इन्होंने जो 14th नंबर है वो ज़्यादा है, कितने हैं दोनों तरफ 14 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो उधर 10 होते तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते, इधर 14 होते तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करते, फिर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाती। ऐसे क्वेश्चन भी करवाए मैंने। ठीक है, फिर जो 14 था उसको हमने हटा दिया। चलो नेक्स्ट देखो, ये बोलता है कि एक क्लब के कुछ सदस्यों का औसत भार 70 है। मान लिया x नंबर और उनका एवरेज कितना है 70 kg है। ठीक है, यदि 60 kg औसत वेट वाले 15 लोग क्लब में शामिल हो जाते हैं, मान लो 60 kg वाले लोग ग्रुप में शामिल हुए, तो इनके पास तो कम है, सब के सब यदि 70 kg वाले आते नए लोग भी, तब ग्रुप का एवरेज 70 बना रहता। लेकिन जो आया है वो तो कमी वाला आया है भाई, उसके पास तो कमी है, तो एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कम हो जाएगा। अब हमारे पास कितने लोग हो गए x + 15 और इन सब का एवरेज कितना है 60, 10 kg की कमी है यहाँ पे। टोटल कितने लोग आए थे 15 लोग आए, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी ये कमी, और एवरेज के लिए टोटल लोग कितने हो गए x + 15, ये बराबर हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा इधर देख लेते हैं, जो ज़्यादा आएंगे उनका देखते हैं क्या। और 5 सदस्य जिनका औसत वजन 90 kg है, ये 90 kg वाले 5 लोग और आ गए। ठीक है ना, ग्रुप में। अब क्या होगा, नहीं ग्रुप छोड़ देते हैं यार, ये छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना, x - 5, तो दोनों बार में जो औसत वजन है वो बराबर बना रहा। जो 5 लोग जा रहे थे, यदि वो 70 kg लेके चले जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका हिस्सा था भाई 70 kg। एवरेज का मतलब क्या है, सबको बराबर बराबर बांट देना, तो उनका हिस्सा था 70 kg, वो अपना हिस्सा लेके चले जाते। लेकिन क्या हुआ, वो 20 kg ज्यादा लेके निकल गए, तो जो ग्रुप बचा उनके पास कमी होगी, तो जो बचे हुए ग्रुप का जो एवरेज है वो पीछे आ जाएगा, तो माइनस होगा यहाँ भी। ठीक है ना, माइनस कितने 20 kg एक्स्ट्रा लेके चले गए 5 लोग, कितने टोटल कितने हो गए x - 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर दो फटाफट, ये 3 माइनस माइनस हट ही जाएगा, तो 3x - 15 बराबर हो जाएगा 2x + 30, 2x इधर लेके आ जाएंगे तो x बचेगा, 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 45। चलो ठीक है ना, ये वो क्लास है एवरेज वाली, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाए हैं। 15 आवर्स की क्लास और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ। ये बोलता है कि समान कैपेसिटी की 3 बोतल हैं, 30%, 40% और 25% ऑरेंज जूस भरा हुआ है। एप्पल जूस डालना है तो पूरी भर जाती हैं। फिर तीनों बोतलों का जो टोटल जूस था, मिक्सर था, उसको एक अलग बड़े बर्तन में खाली कर दिया, तो उसमें एप्पल कितना है। ठीक है, तो एप्पल जो हमने तीनों में डाला है उसका एवरेज ले लें। एप्पल पहले में कितना 70, दूसरे में कितना है 60 और तीसरे में कितना है 75, इनका ही तो एवरेज ही तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब तीनों को अलग अलग डिवाइड ही कर देते हैं, अलग अलग ही कर दो, 25 ये 20 और ये 23, 1/3 इनको जोड़ दो।
कितना हो जाएगा 68 1/3। चलो हटा, ये आसान है भाई, इनको इतने टाइम देना है। आ जाओ, ये बोलते हैं ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन यदि आपने टाइम एंड वर्क में CPR पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। करें सोल्व? मैं पेन नहीं चलाऊंगा, पहले डायरेक्ट बताता हूँ, फिर आप जो बेसिक मेथड से करते हो वैसे भी करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो चीज़ें बहुत आसान है आपके लिए, बहुत फास्ट आप सोल्व कर सकते हो। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना। पाइप ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं और सी आउटलेट पाइप है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में जो टाइम लेता है उससे 1/3 टाइम अधिक लगता है। तो ए और बी दोनों टाइम कितने में भर देंगे? 2 और 3 का रेशियो है तो 60% में भर देगा, ठीक है। तो इसका 60% 12 घंटे में, यह मैंने CPR में बताया हुआ है, ठीक है। तो उससे टाइम 1/3 ज्यादा लिया। ए और बी 7 घंटे में के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद करते हैं, तो सी को खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर है? अब ध्यान से समझो, क्लियर हो गया ये? अब वो कितना टाइम ज्यादा लगा, ठीक है ना, 4/3 ज्यादा लगा, कितने पर लगा? 12 घंटे पर, ठीक है। तो 1/9 टाइम ज्यादा लगता है, तो जो इसकी कैपेसिटी थी पाइप की, एफिशिएंसी, वो कितनी कम हो जाएगी? 1/10 कम होगी। इसका मतलब है यदि बी और सी 10 घंटे 10 कैपेसिटी से काम करते हैं, 10 एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है ना, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 10 गुना टाइम लेगा सी। बी और ए और बी ने 7 घंटे में किया है, तो सी 10 गुना टाइम लेगा, 70 घंटे। हटा साउंड की घटा। और इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, बता देता हूं, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, बता देता हूं, बाद में दोबारा समझाऊंगा, अभी एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। CPR जादू है ये मान लो आप, ठीक है ना। एक बार प्रॉब्लम क्या है कि आपने बचपन से कभी स्कूल में नहीं पढ़ा और ना कोई दूसरा पढ़ाता है, और पढ़ाने की औकात भी बहुत कम लोगों की होगी, समझ रहे हो? कौन मेहनत करता है यार? आप क्या सोचते हो कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करे? नहीं, इवन जो क्वेश्चंस है ना वो भी 5 साल पुराने चलते रहते हैं, उनमें वैल्यू चेंज कर दी। लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ जब आप पढ़ोगे तब आपको एक पैटर्न मिलता है। दूसरा, जो मैथ्स का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ठीक है, उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि बच्चे केवल इस तरह भागते हैं कि अरे यार ये तो लेटेस्ट है, ठीक है ना, नया पैटर्न ये आ रहा है, अब ये नया कोर्स ले लो, ये कर लो। नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, वो अच्छी बात है, ठीक है ना, और वहीं से आपकी स्पीड आनी है। फिर जो क्वेश्चंस होंगे उनको मॉडिफाई करना है। आओ देखते हैं। ये बोलता है कि ए और बी 20 और 30 घंटे में भरते हैं, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे? ए प्लस बी दोनों कितने में भरेंगे? इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये कैपेसिटी होगी 60 लीटर। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी एफिशिएंसी 2, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 5, ठीक है ना। तो 60 में 5 का भाग दिया, 12 आवर्स। एक साधारण बच्चा ऐसे करता है। और जो CPR बताया था, ठीक है ना, आप सर्च करना CPR टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, CPR टाइम एंड वर्क, CPR बाय राजा सर इन टाइम एंड वर्क। वहाँ पे मैं ये इनकी टेबल बना के गया हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ हमने देखा था कि यदि 2 और 3 का रेशियो होता है, ठीक है ना, एफिशिएंसी, वो जो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी पे नहीं, टाइम के रेशियो पे, टाइम का रेशियो 2 और 3 का है, तो ये दोनों मिलके जो काम करेंगे वो काम क्या होगा कि जो इनमें से कम टाइम लेता है, ठीक है ना, ये जेम्स हो गए, जो फास्ट करता है, कम टाइम लेता है, वो जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। तो वो अपना 60% पे कर देगा। इसका 60% कितना हो जाएगा? 1.2। अब ये 20 और 30 हैं, तो इनका 60% कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब आपको ये एलसीएम वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं लेना था, आपको सीधा आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका 60% में ये हो जाएगा,
जो 20 है तो इसके 60% पे हो गया, 12 घंटे में दोनों ने काम कर दिया। ठीक है, अब वो बोलता है कि दोनों ने जो टाइम लिया, यदि इसके साथ हमने सी को भी चला दिया, ठीक है, ए बी सी, और तीनों मिलकर, सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो तीनों मिलकर जो टाइम लेते हैं वो टाइम क्या हो गया, 1 से 1/3 ज़्यादा हो गया, तो 12 से ज़्यादा हो गया ना, तो कितना हो गया, 13 1/3, 13 1/3 आवर्स हो गए। ये 20 घंटे लेता था, ये 30 आवर्स लेता था। फिर सी के लिए अपन एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, इसको बनाएंगे तो कितना हो गया, 40/3, एलसीएम लो 40, 30 और 20 का, 30 20 और 40 का एलसीएम 120, ठीक है, 120 हो गए। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 9, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा 120 घंटे, ये इसका टाइम निकाल लिया। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर बोला कि आप इसको चला दो 7 घंटे के लिए ए और बी को, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं, 6 लीटर और 4 लीटर यानी 10 लीटर, दोनों मिलकर 10 लीटर भरते हैं, तो 7 घंटे में कितना भर देंगे, 70 लीटर, और ये 1 लीटर खाली करता है। ठीक है, तो इसको 70 आवर्स का टाइम लग जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट। अब जब आप सीपीआर को जानते हो ना, तो आपको ये एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें नए कॉन्सेप्ट के लिए ओपन रहना है। आपको दोबारा वही बता रहा हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे नए कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे। अब यदि आपको टाइम सेव करना है, टाइम बचाना है, तो चीज़ों को टाइम जो घर पे जब तैयारी करते हो ना, तब तो टाइम देना पड़ेगा यार। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको नए मेथड सीखने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन नोट्स को रिवीजन भी करना पड़ेगा, नोट्स बनाने से भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, हमने देखा सीपीआर हमें बताता है कि यदि 2 और 3 का रेशियो है, ठीक है ना, यदि 2 लोग काम करें उनमें 2 और 3 का रेशियो है, तो जो फास्ट है यानी जो कम टाइम में कर देता है उसका 60% में दोनों मिलके कर देंगे, तो इसका 60% 12 हो गया, 12 घंटे में दोनों करते। लेकिन सी की वजह से क्या हुआ, टाइम बढ़ गया, कितना बढ़ा, सीपीआर लगा रहा हूँ दोबारा, कितना बढ़ा, 4/3 आवर्स बढ़ गए, कितने पर, पहले तो 12 लगते थे, अब ये इतनी बढ़ गया, ये टाइम बढ़ा। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी घट जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी घटेगी, क्यों घटेगी, टाइम बढ़ा, इसका मतलब एफिशिएंसी तो कम हुई है। वो कितनी कम हुई वो देख लो, ये 3 ये नीचे ले लेता हूँ इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 टाइम बढ़ा। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1/10 कम होगी। इसका मतलब पहले यदि एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी 10 थी, यानी पहले ए और बी काम करते थे, पहले ए और बी की एफिशिएंसी 10 थी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। ये हमने एलसीएम से भी फाइंड किया था, आप डायरेक्ट यहाँ सकते थे। ठीक है, और अब ये बोलता है कि ए और बी 7 घंटे में जो काम करते हैं, ठीक है, ए और बी 7 घंटे में जो काम करते हैं, तो हमने देखा कि ए और बी 10 की एफिशिएंसी से जो काम करते हैं, सी बेचारा तो 1 की एफिशिएंसी करता है, इसका मतलब सी को 10 गुना टाइम लगेगा। ठीक है ना, सी का जो टाइम होगा वो 10 टाइम्स लगाएगा, वो 10 गुना टाइम लगेगा। ये दोनों 7 घंटे में करते हैं, तो वो 10 गुना 70 घंटे में करेगा। ठीक है, यदि आपको सीपीआर आता था, सीपीआर की पकड़ थी, तो आपके लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन, और नहीं था तो फिर पूरा सोल्व कर लो, चॉइस आपकी है। चलें आगे। यस, पी और क्यू पैरेलल पटरी पर एक ही दिशा में x km/h और 90 km/h की स्पीड से जा रहे हैं। P है, ये Q है, ये x km/h, ये 90 km/h, और बोलता है कि 90 ज़्यादा, यानी जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो ये है। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, इसमें कोई पर्सन बैठा है, ठीक है ना, इस पर्सन को 30 सेकेंड में पार करती है। यदि ये पर्सन, मान लो हम ऐसा करें, इसको ये ट्रेन है ये, ठीक है, ये ट्रेन इस पर्सन को लेके x km/h की स्पीड से जा रही है। ठीक है ना, तो यदि
मान लो ये पर्सन है, ये ट्रेन में नहीं बैठा होता और ये पर्सन केवल ऐसे ही दौड़ रहा होता, ठीक है ना, इसी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस पर्सन को ही तो पार करना है ना, इससे कोई क्या फर्क पड़ना है कि ये ट्रेन में बैठा है या ट्रेन में नहीं बैठा है। तो इस पर्सन को पार करने में ट्रेन को, ये जो Q है, Q को अपनी खुद की लंबाई पूरी करनी है, ठीक है। Q की लंबाई दे दी इसने 225 मीटर, तो Q 225 मीटर को पूरा करने में, लंबाई को पार करने में 30 सेकेंड लेता है, ये Q की स्पीड होगी। अब इधर से भी Q की स्पीड आ जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड है 90 माइनस एक्स, ये रिलेटिव स्पीड है और मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेन की लंबाई कौन सी लें, ठीक है, 5 और 3, और ये दोनों 5 को 25 बना के कर दें 9, ये 3 इधर जाएगा 27, 90 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 63, ठीक है, आसान था। ये बोलता है x माइनस 1/x √2 है, ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी, दोनों से x कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है। ये स्टेप तो मैंने लिखी है, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये x माइनस 1/x यदि v है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यूब क्या हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v, ठीक है ना, v क्यूब प्लस 3v, ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बना, ये v क्यूब प्लस 3v हो जाएगा, जहाँ पे v की वैल्यू क्या है √2, तो v क्यूब क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 3√2 यानी 5√2, और x माइनस 1/x कितना है √2, दोनों कैंसिल हो गए 5। क्लियर है, आसान था, बहुत स्टैंडर्ड है, बार बार आ चुका है। ये देखो अब क्या किया इसने, पहले ये इंटीजर वैल्यू रखता था, अब इसने फ्रैक्शन वैल्यू देने लग गया, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ जो टाइम लग रहा है ना, वो वास्तव में आपका कैलकुलेशन का टाइम है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5/6, फिर ये बोलता है 1/x प्लस 1/y, ये है 15/2, ठीक है। इससे एलसीएम ले लें तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये वैल्यू आ गई 15/2, और x प्लस वाई की वैल्यू पता है हमें 5/6 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/6, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 उधर चला जाएगा या नीचे ले आओ, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1/9, ठीक है ना, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछे, हमारे पास एक्स प्लस वाई भी है और एक्स वाई भी है, तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आज देखो, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई की फॉर्म में ले लेते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो गया 5/6, इधर इसका स्क्वायर तो 25/36 माइनस 3 इंटू 1/9 1/3 हो गया। अब इसको यहीं पे सोल्व कर दें, बेस सेम कर दें। बेस सेम कब होगा, जब 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो गया, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 36 हो गया। अब चेक कर लो 5/6 और ये 13, ये 12 कम कर देंगे ना 13, और इधर 36, 65/6 का क्यूब 216, ठीक है। ये भी आसान था। ये देखो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको x से डिवाइड करें तो x माइनस 3/x, और ये इधर चला जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गए। अब इसमें यहाँ से अगेन x को बाहर निकालेंगे तो x क्यूब माइनस 27/x क्यूब
ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास x माइनस 3/x की वैल्यू है, आओ चेक करते हैं, है ना। तो इसका क्यूब कर दें, x माइनस 3/x का क्यूब कर दूं, ठीक है। तो ये 4 क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब कर रहा हूँ मैं, x क्यूब माइनस 27/x क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a b और a माइनस b की वैल्यू यानी x माइनस 3/x की वैल्यू 4 गिवन है, और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये 36 हो गया, माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 27/x क्यूब कितना हो गया, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x बाहर ले लिया और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये डायरेक्ट ही देख सकते हो आप, डायरेक्ट देख सकते हैं। ये देखो यहाँ से x क्यूब माइनस 3 ये कितना है 4x, तो यहाँ x क्यूब माइनस 3x की जगह 4x कर देंगे, तो 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, ये नीचे आ जाएगा 8x, कैंसिल हो गया, 100/8 12.5 12.5। चलो अलजेब्रा के तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले थे, आसान थे। आगे चलते हैं ज्योमेट्री पे। ABC में ये ABC है, ABC में B 87 डिग्री है, C 60 डिग्री है, A का बोला नहीं तो अल्फा मान लें, ठीक है ना। बाद में आगे देखेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। फिर बोलते हैं D और E AB और AC पर दो बिंदु हैं, D और E AB और AC पर दो बिंदु हैं कि DEC 93 है, ठीक है। DEC ये 93 है, और DE और BC का जो रेशियो है वो 5 और 9 का है। AB पूरा 14.4 है, और क्या पूछा है EE, ये पूछा है, ये x है, ठीक है। तो सिमिलरिटी दिख रहा है, जब इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है तो ये सिमिलरिटी का स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है ना। सिमिलरिटी कैसे वो देख लो, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है, इसका मतलब ये भी 87 है, ठीक है। अल्फा कॉमन है, ये 60 डिग्री है। अब इनका रेशो निकाल दो, यदि ABC का 9 है तो ADE का 5 है, ABC का 14.4 है तो इसका x हो जाएगा। क्लियर है, देखो 5, इसमें अल्फा के ऑपोजिट बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में अल्फा के ऑपोजिट 9 है, इधर अल्फा के ऑपोजिट 5 है, अल्फा के ऑपोजिट 9 तो इधर 5, इधर फिर 60 डिग्री के ऑपोजिट देखो, 60 डिग्री के ऑपोजिट 14.4 है, तो इस छोटे वाले में भी 60 डिग्री के ऑपोजिट देखेंगे x। क्लियर है, तो ये रेशो बन जाएगा, ये 16 9 144 होता है, तो 1.6 16 5 80 88। ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, ABC है और इसको हमने D तक बढ़ा दिया, CD और AC बराबर हो गए, CD और AC बराबर हो गए, और AD और BD भी बराबर हैं, और AB और AC भी बराबर है, AB और AC भी बराबर हैं। और फिर इसने बोला है कि AD और BD, अच्छा ये वाला AD और BD ये भी बराबर है, ठीक है, ये बराबर है पूरा। ADB की वैल्यू बताना है, ADB ये वैल्यू बनाना है, ये मान लिया हमने x है, ठीक है, x डिग्री है, तो इसके सामने x है तो इसके सामने ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का बाह्य एंगल 2x हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर होगा, इसके ऑपोजिट 2x है तो इसके ऑपोजिट भी 2x हो जाएगा, ठीक है। और अब ये दोनों बराबर, इसके ऑपोजिट 2x है तो इस BD के ऑपोजिट भी 2x हो जाएगा, ये पूरा, जिसमें से x तो इधर है तो ये x ही हो गया। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए हमें, ठीक है, चाहे तो बड़े वाले में देख लो 2x और एक ही x, तो 5x बराबर 180 है, चाहे छोटे वाले में देख लो 2x और x,
ठीक है ना, इसमें देख सकते हो, इसमें भी यही होगा। ठीक है, तो 5x 180 है, तो x कितना हो जाएगा 36। चलो ये 8 कोस 2 थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस 30, नहीं ये स्क्वायर आएगा भाई, कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस माइनस 30, और जो थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी कोस के लिए, क्योंकि 0 और 90 के बीच में ही है। तो 3 tan थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये बताना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है तो सोल्व कर लेते हैं। 8 3 24 है, तो 6 4 24 माइनस 6c प्लस 4c माइनस 3, और यहाँ से 2c कॉमन ले लें, तो 4c माइनस 3 ये आ रहा है, तो प्लस 1 4c माइनस 3, ये हो जाएगा 2c प्लस 1 बराबर 0, और इधर 4c माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2c माइनस 1, तो c माइनस 1/2, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते अपन। इधर से देखो c बराबर कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, कोसेक थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो tan और इन सब के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो थीटा कोसेक, ये नहीं कोस थीटा है अभी, कोस है ना, हाँ कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और 9, तो 7 हो जाएगा √7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर दो 3 tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा 10 √7/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये √7 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 4/√7, 4/√7 प्लस कोट थीटा, कोट 3/√7, अगेन बेस सेम है तो इनको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7/√7, तो एक √7 कैंसिल हो जाएगा, तो √7 प्लस √7 2√7। चलो ये अच्छा पूछा इसने। tan 25 डिग्री कोट 65 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री। जब इस टाइप से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको जब कोसेक स्क्वायर कोट ये दिख रहे हैं तो आइडेंटिटी आनी चाहिए माइंड में, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो tan 25 और कोट 65 दोनों बराबर होते हैं, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, तो हम इसको कोट में बदल दें tan को भी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कोट 65, कोट स्क्वायर 65 और ये कोसेक स्क्वायर 65। तो यहाँ से देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है ये आ गया -1। दूसरा देखो कोट स्क्वायर 61 माइनस सेक स्क्वायर 29, सेक स्क्वायर 29, तो सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो सेक 29 कोसेक 61 के बराबर होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61। सेम ये पैटर्न बन गए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी -1। ठीक है, अब नीचे इसने बोला कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री 85 तक जाना है। तो साइन के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यह हम बोलें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होते हैं, तो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये 90 माइनस थीटा बराबर 1 होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, इन दोनों का जो सम है वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, दोनों का सम 1 हो गया। देखो जो भी दो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये 5 डिग्री और ये 85 डिग्री, इन दोनों का जो सम यदि 90 डिग्री है तो साइन थीटा और 90 माइनस थीटा इन स्क्वायर में इन दोनों का सम 1 होगा। सेम ये कोस के लिए हो जाएगा। ठीक है,
तो कोस का भी देखते तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये 1 हो जाता। अब हमें ये देखना है कि ऐसे साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 दोनों मिलकर 1 बनाएंगे, तो ऐसे कितने पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, तो इससे सीक्वेंस आगे हमारे पास 5, 7, 9 और 85, ये तो है। इससे पहले होगा 83, इससे पहले होगा 81, और यहाँ बीच में देखेंगे तो क्या होगा 43, और ये 47 और 45 भी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है एसएससी का। 5, 5, 7, 9, ठीक है, 5, 7, 9, और ऐसे चलते चलते 2 पे चलता रहेगा 43 इसको क्या हो गया ये बोल रहा है कि लिखो ही मत। हाँ, 43, 45, 47, ठीक है ना, और फिर आगे चलते चलेंगे तो ये हो जाएगा 81, 83 और 85, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जो सम देखो 85 और 5 90, फिर 7 और 83 ये 90, 81 और 9 ये 90, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे। और फिर ये दोनों भी 90 हो गए, एक 45 बच जाएगा अकेला। ये तो है। क्या बोल रहा है कि $45 बचेगा और टोटल पेयर देखने। ठीक है, तो टोटल पेयर फाइंड कर लें। 85 में से 5 घटा दो, ये इनकी रेंज आ गई टोटल 85 से लेकर 85 तक। तो टोटल रेंज कितनी है 80, टोटल रेंज 80 होगी। और गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी 40 पेयर बनेंगे। ठीक है, टोटल 40 पेयर बन जाएंगे। क्लियर है, और एक ये नंबर बचा हुआ ही है। अब यह जो बच्चे केवल फॉर्मूला पे चलते हैं उनके लिए फॉर्मूला बनेगा, जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस छोटी वैल्यू बाई 2 + 1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। जिनको फॉर्मूले चाहिए तो उनके लिए फॉर्मूला ये है, और जो थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं उनको मैं एक नए तरीके से और समझाता हूँ। मान लो, ध्यान से देखो, ठीक है, मान लो ये जो ऐसे लाइन नंबर लाइन पे समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ऐसे बढ़ रहे हैं, ये 11 है, और ये 85 तक आ रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसको इस 5 को, ठीक है ना, ये 0 है, ठीक है, इस 5 को 5 आगे खिसका दें, यानी 0 पे लेके आ रहा हूँ मैं इस 5 को। ठीक है ना, इस 5 को 0 पे लेके आ गया, तो 5 सारे के सारे आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 7 है ये कितने पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। 5 आगे, इस 5 को इमेजिन करो नंबर लाइन पे 0, फिर 5, फिर 7, 9, 11 ऐसे 85 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने पूरे इस 5 को पकड़ के और 0 पे लेके आ गया। इसका मतलब वो पूरे के पूरे वैल्यूज 5 आगे हो गए। तो 7 कहाँ पे आ जाएगा, 2 पर। ठीक है, 9 कहाँ पे आ जाएगा, 4 पर, 5 आगे आ गया ना। ठीक है, फिर 11 कहाँ आ जाएगा, 6, ये भी 5 आगे आ गया, फिर 8, फिर 10, और ऐसे करते करते ये जो 80 था ये कहाँ आ गया, 5 आगे आ जाएगा 80 पे। ठीक है, तो 2 से लेकर 80 तक, 2 से लेकर 80 तक जो सारे इवन नंबर सम संख्याएं आ गई। 2 से 80 तक कितनी सम संख्याएं, आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, तो 40 सम संख्याएं हैं। ठीक है, इसका मतलब 40 पेयर हमारे पास आ गए। लेकिन ये एक नंबर ये भी तो है भाई, इसको हमने काउंट नहीं किया 0 वाले को। ठीक है ना, इसको हमने काउंट नहीं किया था। तो टोटल नंबर संख्याएं कितनी है, 41, जिसमें 40 तो पेयर है और एक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा कौन सा है, वो है 45 वाला। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। तो 40 तो टोटल वैसे हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो ये और आ जाएगा ऊपर कितना था, -2 अपॉन ये 40, नहीं 40 तो पेयर है ना, तो 2 मिलके 1 बनाएंगे तो 20।
ठीक है, तो 41/2, 41/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो -4/41। 40 पेयर बने हैं, तो 40 पेयर बनाएंगे तो, और एक नहीं 40 तो संख्याएं हैं, पेयर 20 बनेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, पेयर तो 20 बनेंगे। टोटल जो 40 संख्याएं हैं वो तो 20 पेयर्स बना देंगी, ठीक है, और जो एक नंबर है जो बचेगा वो ये बीच वाला 45 वाला बचेगा। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया? 20 पेयर बने, ठीक है, 20 पेयर बन जाएंगे। टोटल जो संख्याएं हैं इसमें 5 से लेकर 85 तक, 5, 7, 9, 11, 13, ये हैं 41। क्लियर? 41 संख्याएं, जिनमें से 40 संख्याएं तो पेयर बनाने के काम आ जाएंगी। 40 संख्याओं से 2-2 के पेयर बनेंगे, तो कितने पेयर बन गए? 20 पेयर, और एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। जैसे sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85, दो संख्याएं काम आ गई एक पेयर बनाने के, और इन दोनों का सम कितना है? 1। ऐसे जो 20 पेयर बनेंगे उनका सम तो हो गया 20, प्लस sin स्क्वायर 45 और है, तो ये 1/2, तो 21/2, ठीक है। 41/2 ये 4 ऊपर चला जाएगा। ये बोल रहे हैं कि ये ग्राफ दे रखा है, और इसने क्या पूछा है वो देख लो। ये बोल रहा है कि 19 में बी और डी द्वारा बेची गई साइकिल का औसत, बी और डी का 19 में औसत, 19 पहले वाला है बी और डी का, ये बी हो गया और ये डी, इनका औसत आधा आधा कर दे, दो संख्याएं तो औसत 90 और 150, 240 इनका औसत आ गया। फिर बोलता है कि ए सी ई द्वारा 20 में, ठीक है ना, 2020 में ए सी ई, 2020 में ए सी ई ने जो मोटरसाइकिल बेची हैं उनके औसत से कितना प्रतिशत कम है। 19 में बी और डी ने जो बेचा उनका औसत, 2020 में ए सी और ई का 20 में जो बेचे हैं उनका औसत, देखें, ये 600 और 240 840, ठीक है ना, 840 का औसत 280, और कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो 40 कम है 280 पे, यानी 1/7 कम है, 1/7, 14.3। आसान था ये, और देख लो। 19 में एबीसी का एक्सपोर्ट, 2019 में एबीसी का एक्सपोर्ट 17 में उसके इंपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है। 19 में एबीसी का एक्सपोर्ट, 19 में एबीसी का एक्सपोर्ट 17 में उसके इंपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है। 250 पर 75 अधिक है, 30%। हटा, ये लो, ठीक है। ये पूरा पेपर हो गया। ये टेलीग्राम है, ये आप ज्वाइन कर लो। जो भी पेपर है इनकी सबकी पीडीएफ, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप के पास एक रेफरेंस भी रहे, और जो जो अच्छे क्वेश्चंस हों उनको आप अपने नोट्स में लेके चले जाना, ठीक है। न्यून क्लासेज का टेलीग्राम, और इस पे वैसे बहुत सारा कंटेंट अभी भी पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत काम आएगा। और ये ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो ये पीडीएफ बहुत अच्छे लेवल पे हमने ई बुक्स और पीडीएफ तैयार की हैं। आप ऐप डाउनलोड करो और एक 5 स्टार रेटिंग दो हमें। हम बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। मटेरियल को हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके क्वेश्चंस को भी हम इंटीग्रेट करते चलते हैं। तो जो आपके लिए आज जो रेलेवेंट है वो तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। नए कॉन्सेप्ट दिए हैं, मैथ्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप मेरे साथ खूब मेहनत करो, सिलेक्शन लो। थैंक यू।